जीवन अनमोल है, लेकिन तब हमें थोड़ी घबराहट होती है जब अचानक कोई डिजीज डायग्नोस होती है। मन परेशान हो जाता है, काम में ध्यान नहीं रहता। और जब ऐसी डिजीज हो जिसे लेकर इंटरनेट पर या टीवी या अन्य माध्यमों में डरावनी तस्वीर या तथ्यों की भरमार हो, तो उसे देख या पढ़कर लगता है जैसे हमारी दुनिया लुट गई। टीबी या तपेदिक को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें कही सुनी जाती हैं, जिनमें से कई बातें सही है तो कई बातें गलत। एक मरीज के लिए क्या सही है और क्या गलत, इसकी सही जानकारी बेहतरीन डॉक्टर्स ही दे सकते हैं। आज हमने इस बारे में सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और यूरोलॉजिस्ट अमरेंद्र पाठक से बात की। जानते हैं उनका क्या कहना है। ये आम बैक्टीरिया की तरह ही एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं, और उसके कारण ये होता है। और बैक्टीरिया की तरह ये फास्ट ग्रो नहीं करता, ये धीरे धीरे ग्रो करता है। और जिस ऑर्गन में मतलब वो पहुंचता है उसको वो धीरे धीरे डैमेज करता है और उसके लक्षण धीरे धीरे आते हैं। लेकिन इसकी एक चीज ये है कि एक तो जिस ऑर्गन को ये इन्वॉल्व करता है उससे रिलेटेड लक्षण होते हैं। जैसे लंग को इन्वॉल्व किया, जो कि मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जिसको ये इन्वॉल्व करता है। लगभग 75% केसेस जो होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, और 25% जो होते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी होते हैं, मतलब जो शरीर के अदर ऑर्गन है, जैसे लिम्फ नोड हुआ, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर हुआ, फिर और भी ऑर्गन है बॉडी जिसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें वो 25% केस में वो दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हैं। सर, तो कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो कराने पे हमें पता चलेगा कि ये तरीके के ट्यूबरक्लोसिस हमें है? देखिए, जो मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस है लंग का, वो तो यूजुअली एक्सरे चेस्ट और उसके साथ और भी टेस्ट जो फिजिशियन कराते हैं उससे पकड़ लेते हैं। आजकल सीटी स्कैन भी होता है, उससे भी पता चल जाता है। वहां तक रही जेनाइटो-यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात, वो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं। जब कोई अदरवाइज हेल्दी पर्सन आता है कि मुझे 2 महीने से पेशाब में जलन आ रहा है और बार बार पेशाब आ रहा है, रात में सो नहीं पा रहा हूँ, तो इस तरह की लक्षण हम लोगों को हिंट करता है कि हो सकता है इसको ट्यूबरक्लोसिस हो। इसके साथ साथ इंक्वायर करने पे पता चलता है कि इसका थोड़ा वजन भी कम हो रहा है, भूख भी कम, लो ग्रेड फीवर भी आ रहा है। तो इस तरह के लक्षण जब मिलते हैं तब हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये जेनाइटो-यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अब इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। एक तो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल टेस्ट है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट करते में ये देखते हैं कि पस्सिल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि नहीं। नॉर्मली जब पस्सिल्स आता है तो यूरिन कल्चर में भी इंफेक्शन आता है। ट्यूबरक्लोसिस में इसका उल्टा होता है। ट्यूबरक्लोसिस में पस्सिल्स रहता है लेकिन यूरिन कल्चर नॉर्मल आता है। तब हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये भी जेनाइटो-यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ये दोनों चीज से हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये इस मरीज को हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस हो। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 9 महीना से 1 साल तक चलता है। तो इसका जब तक हम लोग कंफर्म नहीं कर लेते हैं डायग्नोसिस, तब तक इलाज शुरू नहीं करते हैं। अब क्योंकि एक बार इलाज शुरू किया तो उसको 9 मंथ देना है, अगर बीच में छोड़ेंगे तो वो रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो जाएगा। वो बैक्टीरिया फिर नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस के दवा से खत्म नहीं होगा। इसलिए शुरू करने से पहले 100% श्योर हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज में कि ये ट्यूबरक्लोसिस है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर से रिलेटेड ट्यूबरक्लोसिस है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड अदर टेस्ट जो है वो हम लोग IVP करते हैं। इंट्रावेनस यूरोग्राफी एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे है जिसमें नस से दवा दिया जाता है और उसके बाद उससे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर को ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि किडनी एक साइड का फूल गया है, सूजन आ गई है उसमें। किडनी से जो यूरेटर निकल के ब्लैडर में मिलता है वो कहीं सिकुड़ गया है और वो फूल गया है, या
जब और लेट हो जाता है तो पता चलता है किडनी काम ही नहीं कर रहा है, और वो काम क्यों नहीं कर रहा है उसका कारण नहीं मिलता। अमूमन हम लोग के सोसाइटी में ये देखते हैं कि किडनी जब काम नहीं करता हम लोगों को लगता है कि इसका स्टोन होगा, और इस वजह से रुकावट हो गया तो किडनी काम कर लिया, लेकिन इसमें स्टोन भी नहीं दिखता है तो सस्पेक्ट करते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ये तो आजकल आईबीपी के बदले हम लोग सीटी स्कैन से भी इसका डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन टेस्ट है जो हर एक ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है। वो एक है कि हम लोग ESR चेक करते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये ट्यूबरकुलोसिस में बढ़ जाता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और एक मार्टू टेस्ट होता है जिसमें हम लोग स्किन में एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं। नॉर्मल आदमी में जिसके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस नहीं है उसमें वो यूजुअली निगेटिव आता है, लेकिन अगर किसी आदमी में वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो सजेस्ट करता है कि इसके शरीर में कहीं कहीं ट्यूबरकुलोसिस हो। सबसे हम लोग और क्लोज पहुंच जाते हैं कि हाँ इसको ट्यूबरकुलोसिस है। इसको प्रूव करने के लिए कभी कभी हम लोग दूरबीन से पेशाब का थैली चेक करके उसका बायोप्सी लेते हैं, या अगर टेस्टिस या अंडकोश के ऊपर कहीं गांठ है जो कि लग रहा है कि ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है तो उसका FNAC करते हैं या उसका छोटा सा बायोप्सी ले लेते हैं। अगर वो प्रूव हो गया तो हम लोग समझते हैं कि इसको जेनाइटोयूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस है। फिर उसकी जो रूटीन दवा है ट्यूबरकुलोसिस की वो शुरू करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। अब जेनाइटोयूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस के ठीक करने में एक समस्या ये आती है कि हिंदुस्तान में हम लोग देखते हैं कि बहुत बार मरीज लेट स्टेज में आता है, जबकि उसका दोनों किडनी इन्वॉल्व हो गया और किडनी काम करना कम कर दिया, और उस पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है। इसका मतलब कि दोनों किडनी उसका इन्वॉल्व हो गया है। अब उसको अर्जेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग ट्यूबरकुलोसिस की दवा शुरू करने से पहले उसके रास्ता को ओपन करते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस के कारण सिकुड़ गया है उसको डाल के ओपन करते हैं, या पीठ में पाइप डाल के किडनी से डायरेक्ट यूरिन निकालते हैं, जिससे कि उसके किडनी को प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके फ्यूचर में। और उसके बाद फिर उसमें टीबी की दवा शुरू करते हैं। तो हम लोग अपने प्रैक्टिस में देखे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम डीजे स्टेंट डाल के फिर उसमें टीबी की दवा शुरू करते हैं, और यूजुअली टीबी की दवा इसमें हम लोग 9 महीने तक देते हैं। 9 महीने तक देते हैं। इसमें शुरुआत के 2 महीने तो 4 दवा दी जाती है, रिफाम्पसिन, आइसोनियाजिन, पैराजिनामाइड एंड इथोम्बिटोल। ये 4 दवा होता है, लेकिन जब 2 महीना हो जाता है उसके बाद केवल रिफाम्पसिन और INH बाकी के 7 महीने देते हैं। टीबी के और भी छोटे कोर्स हैं जो कि 1 महीने का, लेकिन वो यूजुअली हम लोग देते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। किडनी के ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग यूजुअली 9 महीना दवा देते हैं। उससे बहुत बार ठीक हो जाता है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कुछ केस में तो किडनी इतने लेट आते हैं कि उस किडनी को निकालना पड़ता है, किडनी अपने आप खत्म हो जाता है, तो एक किडनी से भी फिर आदमी की जिंदगी चलती है। लेकिन बहुत केस में जिसमें टाइम पे स्टेंट डल जाता है, उसके बाद टीबी की दवा शुरू करते हैं, तो 3-4 महीने के बाद फिर हम लोग स्टेंट निकाल जाते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। जेनाइटोयूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस की सबसे बड़ी चीज है कि इसमें हम लोगों को सस्पेक्ट करना चाहिए। जो 2 पेशेंट शुरू में जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं या सर्जन के पास जाते हैं, उनसे मेरी ये सलाह है कि शुरू के दिनों में वो सस्पेक्ट करें कि हो सकता है इसको ट्यूबरकुलोसिस भी, जब उनको समझ में नहीं आए कि इसको पेशाब में क्यों तकलीफ हो रहा है, बस रहा है लेकिन कल्चर नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग ये सस्पेक्ट करते हैं। उनको ये सस्पेक्ट करना चाहिए जो कि सेकेंडरी लेवल और प्राइमरी लेवल पे देख रहे हैं पेशेंट को, तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो इसके जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट, उनके पास इसको रेफर करना चाहिए, जिससे कि वो टाइम से उसका इलाज करे, उसके किडनी को बचा सके
और उसकी 100 साल की जो आयु है उसको मेंटेन कर सके। सर टीबी के उसमें हम लोग देखते हैं कि 2 तरीके का टीबी होता है, एक प्राइमरी टीबी और एक सेकेंडरी टीबी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि क्या अंतर है और क्या इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस हम लोग बोलते हैं जब कोई आदमी फर्स्ट टाइम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया से एक्सपोज होता है, तो वो जब शरीर में जाता है, कहीं एक जगह लॉज किया, तो शरीर की जो नेचुरल इम्यूनिटी है, सेलुलर इम्यूनिटी और एक एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है और एक सेल मेडिएटेड, वो उसको उसी जगह पे कन्फाइन कर देता है। तो छोटा सा ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस होता है और शरीर उसको ओवरकम करके कंट्रोल कर लेता है। हम लोग आम भाषा में इसको प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो उससे आदमी सेंसिटाइज हो जाता है। हिंदुस्तान में चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये बहुत बार हो जाता है, जैसे बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, ओवर क्राउडेड में चल रहे हैं, किसी को टीबी है तो उससे दूसरे ने इनहेल किया, लेकिन उसकी शरीर इम्यूनिटी इतनी अच्छी है और वो हेल्दी है कि वो उसका कंट्रोल हुआ, उसमें टीबी प्रेजेंट नहीं होता और बहुत बार वो इम्यूनिटी दे देता। लेकिन सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस होता है कि उसके बाद अगर परसिस्टेंट उसको इन्फेक्शन हो रहा है, एक्सपोजर उसको हो रहा है और उसका शरीर उस चीज को कन्फाइन नहीं कर पा रहा है या उससे वो हाइपर सेंसिटिव हो गया, तो फिर वो ट्यूबरक्लोसिस फुल फ्लेज प्रेजेंट करता है उस ऑर्गन में और उस ऑर्गन को डैमेज करता है। सर तो जैसे शुगर होता है या थायराइड होता है, तो अगर आपके पेरेंट्स को हो, चलते आ रहा हो जनरेशन वाइज, तो होता है कि आपको भी होने का खतरा हो जाता है। क्या टीबी में भी ऐसा होता है? नहीं, टीबी हेरिडिटरी से नहीं होता है। टीबी में हेरिडिटरी का कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि जो मदर को है हुआ तो फादर को हो जाएगा। हाँ, टीबी अगर मदर को है तो उसके बच्चे को हो सकता है, क्योंकि वो अगर ठीक से उसका इलाज नहीं हुआ या इलाज होने में बहुत दिन लग गया तो जो उसका कांटेक्ट पीरियड है उसमें बैक्टीरिया उसमें भी जा सकता है। तो बहुत बार स्क्रीनिंग करने से ये समस्या दूर हो जाती है। रूटीन एक्सरे, ब्लड टेस्ट से उसको भी स्क्रीनिंग करके देख लिया जाता है कि इसमें कोई लक्षण है कि नहीं। ट्यूबरक्लोसिस का एसोसिएशन आजकल जो हिंदुस्तान में है वो HIV के कारण बढ़ गया, क्योंकि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस का होना बहुत कॉमन हो जाता है और वो बहुत फल्मिनेंट होता है और वो दूसरे को फैला भी सकते हैं। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस उस पेशेंट में होने का ज्यादा खतरा रहता है जो कि किसी कारणवश स्टेरॉइड लेते हैं या कोई कैंसर की दवा लेते हैं जिससे उसका इम्यूनिटी थोड़ा कम हो गया, तो उस पीरियड में उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो जो भी फिजिशियन और सर्जन उसको ट्रीट करते हैं इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इसको ट्यूबरक्लोसिस न हो और इसलिए उसको स्पेशल हिदायत दिया जाता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। और आजकल तो एक कॉमन चीज आ गई है, जब से हम लोगों के यहाँ ये नई तरह की महामारी ने रूप लिया है, कोरोना ने, पिछले 1-1.5 साल से, तो अब जैसे सब आदमी ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है जी। तो ये तो एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है ट्यूबरक्लोसिस फैलने का। इससे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कम हो जाएगा एंड इसका ये एडिशनल बेनिफिट है। ये कोरोना तो बचाता ही है, साथ साथ इसके अलावा और भी लक्षण हैं उसको भी ये बचाता है। भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लंग्स टीबी पर विशेष जानकारी के लिए हमने बात की सर गंगाराम हॉस्पिटल के ही सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमित धमीजा से। क्योंकि आप इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, तो मुझे जानना है कि जो लंग्स में टीबी होता है वो बाकी किसी ऑर्गन के टीबी से कितना अलग होता है? बेसिकली टीबी जो है वो लंग्स का प्राइमरी डिजीज है। अगर हम लोग 100 पेशेंट्स टीबी के देखते हैं तो उसमें से करीब 80% को लंग में टीबी होता है, क्योंकि लंग ही एक ऐसा मोड है जो फर्स्ट टाइम टीबी के बैक्टीरिया को एनकाउंटर करता है। तो अगर किसी आदमी को टीबी होना है
तो उसकी शुरुआत बॉडी में हमेशा लंग्स और उसके जो लिम्फ नोड्स हैं उसी से होगी, और उसके बाद वो किसी और ऑर्गन में फैलेगा। सो मोस्ट कॉमन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ पर्सन, जब टीबी का बैक्टीरिया बॉडी में हम लोग इनहेल करते हैं, जब सांस लेंगे तो वो लंग्स में जाके डिपॉजिट होगा, और लंग्स में ही टीबी का फर्स्ट रिएक्शन होगा। सो लंग्स आर द मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय टीबी, एंड ऑलमोस्ट 80% of TB disease burden is restricted to the lungs only. That is how lungs are important, and that's the only TB which spreads to the other person. So अगर मेरे को लंग में TB है तो मेरे आसपास फैमिली में, फ्रेंड्स में, जिनके मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, उनके होने का चांस ज्यादा होता है, बिकॉज उसी तरह से हम लोग टीबी फैला सकते हैं। अगर टीबी हमारे लंग्स में नहीं है तो बहुत ही कम चांस है कि मैं अपने से टीबी की बीमारी किसी और को दे सकता हूँ। तो सर, लंग्स में जो टीबी होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल होता है, तो क्या हमें सावधानी बरतनी होगी इससे बचने के लिए? पहली चीज ये। और अगर हमारे आसपास किसी को हो जाता है और वो मेडिकेशन पे है उस दौरान, तो हमें क्या सावधानी बरतनी होगी? बेसिकली जब तक हमें पता नहीं है तब तक तो हम लोग इनएडवर्टेंटली अपने पास वालों को फैला रहे हैं। इन केस एंड व्हेन वी नो दैट हमारे घर में किसी को या हम में से किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दैट पर्टिकुलर मैनर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर पीपल इज आइसोलेशन ऑफ दैट पर्सन। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि उसको कमरे में बंद कर दिया जाए, उसको बेसिकली अलग रूम में रहे। बीच में लोग मिलने जुलने आ जा सकते हैं, बट बेटर है कि जो पेशेंट है और जो अटेंडेंट है दोनों ने मास्क जरूर पहने हो। पेशेंट का रूम लिट अप हो, पेशेंट का रूम वेंटिलेटेड हो, उसमें हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि जो एयर जो हम लोग ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेट होके बार बार उसी रूम में, उसी एरिया में ना रहे, उस एरिया से बाहर जाए और फ्रेश एयर अंदर आए, ताकि दूसरे आदमी को जब जो कोई और फैमिली मेंबर हमारा अंदर आएगा तो टीबी के बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन उस एयर में बहुत ज्यादा ना हो। उस रूम में अगर कोई साथ ना सोए तो बहुत ही अच्छा है। अगर सो भी रहे हैं तो बेड के ऑपोजिट साइड पे सिर रखें, सेम पिलो शेयर ना करें, सेम कपड़े शेयर ना करें, बिकॉज मेनली जो ओरल सिक्रीशंस हैं, खांसने से और छींकने से जो पार्टिकल्स निकलते हैं, या हमारे ओरल सिक्रीशंस हैं जिसमें बलगम वगैरह होती है, उसी से टीबी हम लोग एक दूसरे को फैला सकते हैं। दूसरा, जूठे बर्तन वगैरह अवॉइड करें, एक हेल्प दूसरे के साथ शेयर करना। एंड अगर हमें बलगम आ रहा है, हम लोग रूम में ना थूकें, बाहर किसी ओपन स्पेस में जाके, या एक पर्टिकुलर कंटेनर में या पेपर में जिसको हम लोग जला सकते हैं, या डेटॉल या सैवलॉन वाले कंटेनर में जिसको हम लोग फ्लश आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली खांसने से और छींकने से और एक रूम में रहने से इसके बीमारी के दूसरे आदमी को फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर, बहुत जगह मैंने पढ़ा है और बहुत डॉक्टर्स को कहते हुए सुना है कि टीबी के मेडिसिन अगर एक बार आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर ब्रेक हो जाता है तो उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो सर, वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है? बेसिकली क्या है कि टीबी का मेडिसिन का जो मिनिमम ड्यूरेशन या मिनिमम कोर्स है वो 6 months का है। अगर आपको लंग का टीबी है और सेंसिटिव टीबी है, the duration of treatment can go up to 2 years also depending upon कि हम लोग किस ऑर्गन के टीबी को देख रहे हैं और MDR टीबी है या सेंसिटिव टीबी है। बेसिकली होता क्या है कि दवाइयों के बाद भी जो टीबी का क्योर रेट है, हम लोग माने कि लंग्स का टीबी अगर एक आदमी को है तो उसमें से सिर्फ 90% ही हम लोग क्योर कर पाते हैं। 5 to 10 पेशेंट्स का क्योर नहीं हो पाता है, वो क्रॉनिक टीबी बन जाते हैं। उनकी टीबी की दवाई थोड़ी सी और लंबी हमें देनी पड़ती है, और कई बार वो despite all the efforts of the patient and the doctors and the medicines available वो ठीक नहीं होता है। तो अगर हम लोग दवाइयों को छोड़ते हैं बीच में या किसी वजह से ब्रेक करते हैं, हमारे को दवाइयाँ हजम नहीं हो रही हैं, हम लोग भूल गए हैं लेनी, या हम लोग बहुत लापरवाह हैं, तो इसकी क्योर रेट जो है वो कम होती रहती है और इसकी जो कम्युनिकेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जो बैक्टीरिया दवाई से मर गए वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो बैक्टीरिया बचे हैं जिन्होंने पूरी दवाई नहीं खाई है, वो जो दवाई हम खा रहे हैं उससे भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ टीबी हो जाएंगे, जिसका क्योर रेट और ज्यादा पुअर है। दवाइयों की ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाती है MDR में, दवाइयों की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, दवाइयों की कॉस्ट बढ़ जाती है अगर हम लोग खुद से पे करके मेडिसिन ले रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम उसका जो इफेक्टिवनेस है वो हम लोग कम कर देंगे अगर दवाइयाँ बीच में ब्रेक हो रही हैं। अगर कुछ ऐसा रीजन है, मेडिकल रीजन है जिसकी वजह से आप दवाई नहीं टॉलरेट कर रहे हैं, I would suggest go to your concerned doctor. There are various treatments available to circumvent the side effects of
drugs, there are various alternative medicines available जिनके साइड इफेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगर आप नहीं दवाइयाँ सूट कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो डॉक्टर आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन देंगे। बट ब्रेक करना या फॉलो अप के लिए ना जाना या बिल्कुल लापरवाह होकर दवाई छोड़ देना, ये बहुत ही गलत बात है। तो दवाई के साथ साथ खाने पीने में क्या ध्यान रखना होता है अगर किसी को टीबी हो जाता है तो? बेसिकली टीबी का क्योर करने के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है। वी नीड अ होलसम डाइट विच इज न्यूट्रिशन। तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो बेशक वेजिटेरियन ही रहे, बट अपनी डाइट में कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, हर चीज की मात्रा बढ़ा दे थोड़ी सी। जितना अभी खा रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा खाएं। जो मौसम का है वो खाएं, जो सीजनल है वो खाएं, और अपनी डाइट को होलसम बनाएं जिसमें प्रोटीन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, फैट भी हो, कैलोरीज भी हो। अगर नॉन वेजिटेरियन है देन यू कैन टेक नॉन वेजिटेरियन। द ओनली थिंग विच वी आर स्केयर्ड ऑफ, क्योंकि टीबी की दवाइयां लिवर को इफेक्ट करती हैं, सो मेक श्योर कि जब भी आप टीबी की दवाई ले रहे हैं अल्कोहल को बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि टीबी की दवाई भी लिवर को इफेक्ट करेगी। अल्कोहल के साथ आप लिवर को अपने और डैमेज करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बिकम अ डेडली कॉम्बिनेशन, बिकॉज लिवर को दोनों चीजें इफेक्ट करती हैं। तो जो सबसे बड़ा ना लेने को सब्सटेंस है टीबी की मेडिसिन के साथ, वो है कि अल्कोहल नहीं लेना है। As far as any specific diet pattern, you need to have a wholesome diet. If you're a diabetic, आप शुगर कम लीजिए। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप फैट्स कम लीजिए, तला हुआ कम लीजिए। लेकिन टीबी के लिए जो अच्छे से अच्छा खा सकते हैं वो खाना ही उसका सोल्यूशन है। कुछ एलिमिनेट नहीं करना हमने अपनी डाइट से। तो सर, क्योंकि टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तो अगर किसी को हुआ और उसके कांटेक्ट में हम आए तो हमें टीबी हुआ, इसके अलावा भी टीबी क्या बॉडी में अपने आप हो जाता है? नहीं, टीबी का बेसिकली क्या होता है कि एक टाइमलाइन नहीं होता है। अगर सपोज मेरे घर में मेरे को टीबी है, तो आई अंडरस्टैंड कि मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे पेरेंट्स को, जो भी मेरे साथ रहते हैं, उनमें टीबी का बैक्टीरिया गया। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम लोग उस बैक्टीरिया को सप्रेस कर लेंगे। वो बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी के उससे दबा रहेगा और अभी हमें टीबी नहीं करेगा। लेकिन वो बैक्टीरिया बॉडी में मरता नहीं है, वो एक सस्पेंडेड स्टेट में वहां पे रहता है। किसी भी वजह से अगर हमें बाद में कोई स्ट्रेस है, कोई मेडिकल स्ट्रेस है जिससे हमारी इम्यूनिटी कम है, या कोई फिजिकल स्ट्रेस है, किसी वजह से हम लोग डाइट नहीं खा रहे हैं, बहुत कॉमनली देखा गया है कि यंग लोग में जिनको डाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, कि बहुत फैट है, वेट लॉस करते हैं, वो अपने न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स को बहुत कम कर लेते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम होगी, तब टीबी का बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो कभी भी बाहर आके बीमारी कर सकता है। नॉट नेसेसरीली कि आपको आज हुआ तो आपकी फैमिली को भी 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में टीबी होगा। 10 साल बाद भी हो सकता है, 20 साल बाद भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वही सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है टीबी को फाइट करने के लिए, एंड विच इज सप्लीमेंटेड बाय अ गुड डाइट। दैट इज हाउ। तो अगर टीबी हुआ और दवाई खाई, ठीक हो गया, तो क्या फ्यूचर में भी चांसेस होते हैं दोबारा से होने के, या फिर बॉडी इम्यून हो जाती है? ऐसा नहीं है। अगर किसी आदमी को टीबी हुआ है और उसने पूरा कोर्स लिया भी है, तब भी पूरी लाइफ, सपोज आज अगर मैं 40 साल का हूँ, टिल द टाइम आई 70 आई लिव, नेक्स्ट 30 इयर्स में 10 में से 1 को टीबी होगा। सो देयर इज अ 10% रिस्क ऑफ रिकरेंस ऑफ टीबी थ्रू आउट योर लाइफ, अगर आपको एक बार टीबी हो चुका है तो। क्योंकि मेरी बॉडी जो आज 40 साल में है, 60 साल में, 70 साल में, उसकी इम्यूनिटी पावर, उसकी एजिंग जो है, वो हमें टीबी को दोबारा हमारे को टीबी से दोबारा वल्नरेबल बना देती है। तो टीबी दोबारा होने के चांसेस डेफिनेटली रहते हैं। दोबारा 10% में दोबारा हो सकता है। सर, एज अ डॉक्टर मैं जानना चाहूंगी आपसे ये कि क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है, स्पेशली आप लंग्स के टीबी के स्पेशलिस्ट हैं, तो आप क्या सावधानी बरतते हैं? आप डे टू डे लाइफ में कितने सारे पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं? We come in contact with very many patients. We make sure that जिस भी रूम में टीबी के पेशेंट्स आ रहे हैं दिखाने, उसमें वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें हम लोग एग्जॉस्ट फैंस लगाते हैं, उसका जो एयर सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। We do couple of procedures which is bronchoscopy, जिसमें एरोसोल जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। उस पर्टिकुलर एरिया में there is specific equipment called air handling units. उसमें होता है कि वो पूरी की पूरी एयर 1 घंटे में कितनी बार प्योरीफाई होकर बाहर चली जाती है और फ्रेश एयर से रिप्लेस हो जाती है।
So all these technical aspects are being looked into whenever we have a concentration of TB patients in a TB clinic, whenever we are doing bronchoscopies in patients who are suspected of tuberculosis. And of course, the most important prevention and protection for anybody is to wear a mask. अगर आपने N95 मास्क लगाया हुआ है, वो आपके टीबी के प्रिवेंशन का सबसे इम्पोर्टेंट वो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो टीबी को मेरे अंदर आने से प्रिवेंट करेगी. So both the patient and the doctors are advisable to wear a mask, and we always wear a mask in the OPDs because we see very many patients who are coming to us in the OPD who have tuberculosis. तो पिछले 1-1.5 साल में जो हमें कोरोना काल ने मास्क पहनना सिखा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस को should definitely help. We might not see the improvement in the next 1 or 2 years because TB is a chronic disease, but अगर हम लोग continuously मास्क पहनने की हैबिट बना लें, मास्क हम लोग पेशेंट्स को हमेशा से ही पहनने को बोलते हैं एटलीस्ट इनिशियली 2 to 4 वीक्स के लिए, लेकिन मास्क पहनना वाज कंसिडर्ड टू बी अ टैबू इन आवर सोसाइटी अर्लियर. लोग मास्क पहन के निकलते थे, जिसका मतलब कि ये बीमार है, इसको कम्युनिकेबल बीमारी है, इस वजह से लोग मास्क पहनते ही नहीं थे. एंड देयर आर पेशेंट्स who come to us in crowded buses, in metros, in rickshaws and every place. People who come to show us from outside Delhi also. They would be traveling in, with the community. वो फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एटलीस्ट कोरोना ने हमें मास्क पहनना सिखा दिया है. उससे उम्मीद ये करते हैं कि जो फैलने वाला टीबी था, indirectly in the next few years हमें वो भी कम दिखना शुरू हो जाना चाहिए. But it is just a prediction. I hope it happens that way. But mask पहनना will be the most important protection to prevent spread of TB definitely. तो आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पहले जो पेशेंट्स आते थे और जिस तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है टीबी को लेकर, तो अब जब डायग्नोस होता है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स का रिएक्शन क्या रहता है? मतलब बहुत पैनिक स्टेज में चले जाते हैं या फिर दे नो वेरी वेल दैट इट इज क्यूरेबल? Outlook to TB now is changing in general society. Pehले TB was associated with people who are not very socioeconomically stable, not very socioeconomically sound, people who are illiterate, people who used to be living in crowded places. But ऐसा नहीं है. TB India में affects almost all strata of society. People who are super rich also have tuberculosis. People who are downtrodden also have tuberculosis. And the acceptance that somebody in your family has TB is definitely increased over last few years. उसकी acceptance इसलिए भी बढ़ गई है कि now people are scared more of cancer. अगर आपको TB के symptoms कभी-कभी कैंसर से बहुत मिलते हैं, and we sometimes conduct sputum examination, CT scan, PET scan, some specialized tests जिसमें पेशेंट का दिमाग सबसे ज्यादा कैंसर पे जाता है. अगर हम बोले कि TB है, they are so relieved. But even otherwise, even अगर हम लोग कोई नॉर्मल इन्फेक्शन के बारे में सोच रहे हैं या बात करें, तो in general society the acceptance of tuberculosis and the fact that TB is now curable, people have faith in the system कि TB की मेडिसिन से मैं ठीक हो सकता हूँ. उनको जो डर था, जो स्टिग्मा था, वो लास्ट एटलीस्ट 20 years से तो मैं ही देख रहा हूँ डेफिनेटली कम है, नो डाउट. एक लास्ट सजेशन आपसे चाहिए हमारे ऑडियंस के लिए कि एक्सेप्टेंस जो एक वर्ड है जो निकल के आ रहा है कि अगर आपके आसपास किसी को है तो वो एनीवेज आइसोलेटेड रहेगा, उसको ऐसा फील कराना बार बार कि तुम दूर रहो, ऐसे रहो, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसी के मेंटल हेल्थ को भी. और फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, they are directly proportional to each other. So how to accept someone who has this? Basically टीबी के पेशेंट की जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो एक तो होता है टीबी के पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसको इम्पोर्टेंट, उसको बीमारी के इन डेप्थ बताना कि ये हुई क्यों, कैसी है और आपको क्या क्या इफेक्ट कर सकती है. Telling about the treatment outcomes, telling about the side effects of medication, duration of treatment and other things, and reinforcing the fact कि दवाई खानी जरूरी है और दवाई बिना ब्रेक के for a certain amount of period time depending upon कि उसको कहाँ का टीबी है, किस तरह का टीबी है. दूसरा होता है काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट कि वो एटलीस्ट अपने जो फैमिली में लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, किसी भी तरह से उनको अब ना फैलाएं. At the same time, counseling of the family. The family counseling is also very important because they have to take care of the patient. The patient should not be feeling isolated and mentally deprived of the love of the family. So you have to counsel the family that it is 100%, 90% curable disease. It is just a matter of 2 or 3 weeks.
And in 2 or 3 weeks, if you are able to take care of the patient is taking good diet, the patient is very particular with the medication, regularly ले रहे हैं, तो एटलीस्ट आगे जाके उसका किसी और को फैमिली में फैलने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स मेंटल काउंसलिंग फॉर द पेशेंट एज वेल एज द फैमिली इज इक्वली इम्पोर्टेंट. मोस्टली इट इज सीन इन वेरी यंग चिल्ड्रन जो अपने पेरेंट्स के बिना रह ही नहीं सकते या बहुत डिपेंडेंट है, एल्डरलीज हैं, उनके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है. बट बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस इन ओवरऑल जनरल सोसाइटी एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिजीज, वी फील कि पीपल आर मच मोर aware of this and people are very much receptive to the suggestions given by us or the social workers or the Anganwadi workers or the government functionaries and other people who deal with these patients. So they are more receptive to the suggestions now than they were say 10 to 15 years ago. डॉक्टर्स की सलाह या सुझाव सुनने के बाद काफी हद तक हम लोग रिलैक्स फील करते हैं. जिस बात की जानकारी नहीं होती उस बारे में ठोस जानकारी मिल जाती है. क्या खाना है, क्या नहीं, रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्या लक्षण हैं, इन सब बातों की जानकारी मेडिकल एक्सपर्ट से ही मिलना संभव है. अगली बार हम एक नए विषय के साथ किसी मेडिकल एक्सपर्ट को लेकर हाजिर होंगे. तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें. धन्यवाद.